प्रज्वलन के द्वारा आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इन भावों को हृदय में संजोते हुए आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथियों के द्वारा संपन्न हो रहा है। भैया काम शुरू होगा तो हम उधर से जाओ, इधर से काम खुद ही समझदार हो तो आप मुझे जाओ ना मीडिया वाले हिलाओ मत हिलाओ भैया कैमरा मेरे को ध्यान रखे तेरे सिर से ना माला पहना दो। ऑडिटोरियम में ना कुछ खास बनाना चाहिए इन लोगों के लिए। हाँ साइड में ना मीडिया चल रहा है। हाँ कुछ अलग से होना चाहिए लोगों के लिए। एक स्टूडियो और डाल देनी चुप पर। एक स्टूडियो ना डाल साइड में, जैसे विज्ञान भवन में है, विज्ञान भवन में साइड में बॉक्सेस हैं तो वहाँ से फोटो ठीक नहीं होती ना, फिर भी खड़े यहीं पे हो जाते हैं वहाँ जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विवेक गोयनका जी, भारत प्रकाशन के प्रबंध निदेशक श्री विजय जी, मीडिया और समाज के विविध क्षेत्रों के ज्येष्ठ जन एवं ऑर्गेनाइजर पांचजन्य के शुभेच्छुगण। दरअसल आज का ये कार्यक्रम सामान्य होकर भी सामान्य नहीं है। सामान्य होकर इसलिए कहना चाहिए कि दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं है, दिल्ली राजनीति और मीडिया का भी गढ़, इन दोनों की भी राजधानी है। इसलिए कार्यक्रमों की भीड़ के बीच जो रोज कार्यक्रम होते रहते हैं ये एक सामान्य कार्यक्रम लगता है, मगर एमसीडी के सिविक सेंटर में रामलीला मैदान के पास में हुई ये एक छोटी सी घटना विशिष्ट इस नाते है कि अन्य दर्जनों लोकार्पणों की तरह ये सिर्फ फीता काटने की या लोकार्पण की कोई रस्म नहीं है। ये औपचारिकता नहीं है, मगर शब्द जहां संकल्प हो जाएं, एक ऐसी विचार यात्रा का एक सोपान है, एक पड़ाव है। टैब्लॉइड आकार में देश के सबसे पुराने साप्ताहिकों की ये यात्रा बहुत थोड़े से सामान के अभी हम सबको देखने का अवसर मिलेगा। लाइट्स एक बार को डिम कर देंगे। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता से मुक्ति के पश्चात जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब राष्ट्र की अस्मिता जगाने के लिए अनेक कार्य प्रारंभ हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मान्यता थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो जन चेतना उमड़ी थी उसे और अधिक सुदृढ़ करके ही भारत को सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसके लिए तिलक, गांधी और अरविंद सरीखे स्वतंत्र वीरों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रयास आवश्यक था। देश को सर्वोपरि मानने वाले इसी विचार को धुरी बनाकर राष्ट्र की बौद्धिक चेतना को संबोधित करने के लिए हिंदी में पांचजन्य और अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अपने उद्देश्य के अनुरूप भारत की एकता और अखंडता की रक्षा तथा राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार का कार्य दोनों साप्ताहिक निरंतर कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा पर खतरे, सीमा पर शत्रु की चुनौती और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात के किसी भी प्रयास के विरुद्ध पांचजन्य एवं ऑर्गेनाइजर ने सशक्त वैचारिक आंदोलनों को बल दिया है। आपातकाल में लोकतंत्र के हनन, चीन व पाकिस्तान के आक्रमण तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में चले आंदोलन की दोनों पत्रों द्वारा की गई प्रभावी रिपोर्टिंग स्वातंत्र्योत्तर भारत की राष्ट्रवादी पत्रकारिता में मील का पत्थर है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 1948 से लेकर 53 तक लगभग एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। प्रजा परिषद ने चलाया था, बाद में प्रजा परिषद का विलय हो गया था और उस आंदोलन में
आप ये समझिए कि पूरा जम्मू कश्मीर, जम्मू से बात होता है, लद्दाख भी, रादर कश्मीर में भी बहुत से लोग इन्वॉल्व थे और जंग जो आता है एक प्रकार से, लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि उस आंदोलन को जो उस वक्त के अखबार थे, जो जल्दी जिनको हम मुख्य अखबार उस वक्त कह सकते हैं, उन्होंने उसकी चर्चा बहुत ही कम होती थी या नहीं होती थी। कई बार शायद होता है कि इतना बड़ा आंदोलन जिसमें इतने लोगों के पास सारा जम्मू कश्मीर ही इन्वॉल्व था, प्रैक्टिकली जम्मू और लद्दाख को 100% था, उस आंदोलन की सही रिपोर्टिंग करने में 5 जगह ऑर्गेनाइजर ही उस वक्त मुख्य भूमिका निभा रहे थे। 47 से लेकर के 57 तक संघ के प्रचारक के नाते मैं राजस्थान में था, तो पत्रकारिता से मेरा कोई संबंध नहीं था। फिर भी उन दिनों में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक गौरक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया, तो एक वहां की पत्रिका प्रकाशित हुई, उसको मैं एडिट करता था। फिर ऑर्गेनाइजर से संबंध आया तो उसके प्रतिनिधि के रूप में मैं जयपुर में काम करता था। फिर जरूर है कि बाद में मैं जब प्रचारक नहीं रहा, तब तक तो मैं जनसंघ में सक्रिय हो गया था। जब मैं दिल्ली में था, राजस्थान में भी था, तब दीनदयाल जी ने कहा मुझे कि आप अब प्रचारक नहीं है, तो आप ऑर्गेनाइजर क्यों नहीं ज्वाइन करें? मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजर में गया। जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे उसका नाम भी इत्तेफाक से अटल रोड 2 नंबर की बिल्डिंग थी, अटल रोड नाम था। अटल जी का नाम नहीं था तो कहीं ये शायद भाग्य से भी जुड़ता है, मैं मानना चाहता हूँ। ये पहले ब्रिटिश क्लब हुआ करता था, वो बड़े बड़े इसके हॉल थे, जिस पर हमारे दफ्तर लगे रहते थे, कर्मचारी बहुत थे। पीछे 2 छोटी छोटी कोठरियाँ थी, 2 कमरे भी मेरे ख्याल से नहीं कहना चाहिए। उसमें अटल जी, राजीव लोचन अग्निहोत्री, मैं, गिरीश जी, 4-5 जो संपादक वगैरह थे, छोटी छोटी कोठरियाँ थी। उनके बिल्कुल बगल में रहती थी, यानी वो कोई बड़ी अच्छी जगह पर कोठरियाँ नहीं थी, और कमरे भी थे। बीच के साइज के लिए उनमें रहने का प्रबंध नहीं किया, जमीन पर चटाई बिछाई। बोफोर्स में 5 जने की काफी बड़ी भूमिका रही। बोफोर्स में जो रसोद्धार रखी उस समय मेन पत्रकारिता ने उसको किया। स्वदेशी आंदोलन ये विषय में जब भी कोई बड़ी बात होती थी तो 5 जने में सबसे पहले वो मेन लाइन की जो पत्रकारिता है उसको भी उठाया जाता था। संसद में बहुत 5 जने की इस प्रकार के मुद्दे उठे, और विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान द्वारा जो भारत की सरहद में घुसपैठ और भारतीय लोगों पर आक्रमण की जो बातें होती थी उसको 5 जने ने सबसे पहले छापा, और तब जो बाकी अखबार हैं उनको हमें कोट करना पड़ा। The fact that organizer gave space to non-Congress political leaders also was emphasized in the period 1971 to 1975, ending in emergency 1975. Organizer virtually became the mouthpiece of the opposition. All those goes to the idea of Mrs. Indira Gandhi's dictatorial functioning, virtually rallied under organizer. So organizer became the mouthpiece, the representative newspaper for anti-Indira Gandhi, anti-Congress. So it became a rallying point for anti-Congress politics. यदि आपातकाल के कालखंड को छोड़ दें तो यह दोनों साप्ताहिक न केवल निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं
बल्कि राष्ट्रीय हित के विषयों को धारदार तरीके से पाठकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। During the emergency, just before the emergency, for me those were very formative years, and perhaps that's why I remember that time in particular. When they upheld issues like freedom of the press, at a time when freedom of the press was under severe strain from the Congress government, and then of course there was censorship. The surge in nationalist feeling after the Ram Mandir movement was to a great extent the contribution of organizer and Panchayat. There was a time when the movement had very few supporters among the intelligentsia. But organizer and Panchayat, with the kind of writings that they published and arguments advanced, and showed that the Ram Mandir movement was not a communal movement, it was a nationalist movement. That the restoration of Lord Ram, Bhagwan Ram, to his birthplace, to a temple which had been destroyed, was part of the national movement. Atal Bihari Vajpayee, who was once an editor of Panchayat, I remember his comment कि राम मंदिर आंदोलन राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण है. I think that was very well said and succinctly put, and it is the organizer of Panchayat which really every other media organization was condemning, because they did not see the movement from a nationalist perspective. They saw it purely as a Hindu-Muslim conflict, which is also कम से कम ऑर्गेनाइजर या पंच देशभक्ति की बात तो करते हैं, और इसमें मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा इसको और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा ताकि ये मैसेज गाँव में जाए. मैं तो यही कहूँगा, अंग्रेजी हिंदी के अलावा आप लोकल भाषा है, मराठी है, शिवाजी जैसे वीर हुए हैं, बंगाली है, सुभाष चंद्र बोस हुए जिन्होंने देश की कुर्बानी की, और भी यूपी से महान नेता हुए हैं, उन्हीं भाषा में भी इसको चाहे छोटा एडिशन का कोई फ्रेंचाइज इसको पढ़ाया जाए, नहीं तो देश को बेचने वाले बहुत ज्यादा तैयार हैं. It is a rare example of consistent coverage on nationalist issues, whether you take it at the time of partition, many natural disasters, or Indo-Pak and Indo-China war, or many social and politically important issues which organizer consistently followed up and made its impact on policymakers as well as society in general. लेकिन पांचजन्य को सिर्फ अखबार कहना गलत है. ये एक परंपरा है, एक पूरी परंपरा. एक बीज जिसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने रोपा, पौधे को बड़ा करने का काम अटल जी ने किया. भानु जी, वचनेश जी, देवेंद्र स्वरूप जी, तरुण जी, यशस्वी संपादकों ने दुर्लभतम प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जिस काम को आगे बढ़ाया है, ये ऐसी अनवरत चलती हुई यात्रा है. पांचजन्य ने हमेशा मुखर स्वर में आगे आकर देश हित की बात सामने रखी. पांचजन्य के बिना देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद की लाइब्रेरी इस स्वर के बिना अधूरी. गैली प्लेट से जैली बीन तक पत्रकारिता में इन दो युगों को मिलाने जैसी बात है. आपके स्मार्टफोन के लिए भी इसका ऐप उपलब्ध है. परंतु इन दोनों पत्रिकाओं की यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी. दिल्ली के प्रसिद्ध समाजसेवी व उद्योगपति लाला हंसराज जी गुप्ता व अन्यों ने यह दोनों पत्रिकाएं अब मैगजीन स्वरूप में पाठकों को उपलब्ध होंगी. कांची मठ के शंकराचार्य गुरु जयेंद्र सरस्वती ने इस अवसर पर अपना शुभ आशीष प्रदान किया. मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इसके साथ है. मैं समझता हूँ ये प्रयोग सब लोग. धन्यवाद. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन दोनों पत्रिकाओं में काम करने वाले सभी लोगों के लिए. मैगजीन के लोगों में पहले ही आजाद चाहिए था, तो अब हो रहा है तो वही Organizer all success and great progress. For me as a reader, at best the new magazine format becomes more reader friendly. I convey my best wishes and greetings to the entire team of organizer and Panchayat and the publishers who have done great service to the country. बड़ी खुशी है कि अखबार को मैगजीन फॉर्मेट में कर रहे हैं. अच्छी बिगिनिंग है.
मेरे को लगता है अगर ये मैगजीन फॉर्म में आ रही है ऑर्गेनाइजर और पांचजन, ये बड़ा सराहनीय प्रयत्न है। इस संघर्षपूर्ण यात्रा को